नमस्कार दोस्तों। आज अपन जूलॉजी की जो यूनिट 20वीं है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उद्द विकास में आनुवांशिकी आधार। उद्द विकास में आनुवांशिकी आधार। तो आपके जो उद्द विकास है, उद्द विकास का आनुवांशिकी आधार। उद्द विकास का आनुवांशिक आधार। जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, यानी जो इवोल्यूशन के अंदर है, उद्द विकास के अंदर है, जेनेटिक जीन का क्या बेस रहता है, क्या आधार रहता है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर अपन अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि उद्द विकास के बारे में या जेनेटिक के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था। आपके मेडल है, मैकडूगल है, ठीक है, और अनेक सारे वैज्ञानिकों ने, जैसे आर.एस. विक्टर ने डीएनए के बारे में बताया। तो सब ये आनुवंशिकी, जिन्होंने जेनेटिक के बारे में अध्ययन किया, वो जेनेटिक विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञानी कहलाए। और इनके अंदर एक आज के चैप्टर के अंदर आपके दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक हार्डी और एक विनबर्ग। हार्डी विनबर्ग ने भी आपके इस चैप्टर के बारे में बहुत एक अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत किया। यूँ कहें तो आपके जो जीव विज्ञान के अंदर हैं, गणित को लाने का कार्य हार्डी विनबर्ग ने किया। जीव विज्ञान के अंदर मैथ को ले आए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के समस्याएं भी आती हैं और ये सिद्धांत समझने में भी थोड़ा ऐसे डिफिकल्ट टाइप है। कुछ स्टूडेंट के समझ में आता है तथा कुछ इस सिद्धांत को समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या बोलना चाहते थे हार्डी विनबर्ग, क्योंकि जब जीव विज्ञान के अंदर मैथ लाते हैं तो आपको पता ही है कि थोड़ी सी आपके लिए टफ हो जाती है। तो यहाँ पे आपके हार्डी और विनबर्ग, हार्डी और विनबर्ग लिखा हुआ भी आता है, कहीं 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 वाइनबर्ग भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत थी या प्रिंसिपल ऑफ हार्डी विनबर्ग, यानी हार्डी विनबर्ग ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, हार्डी विनबर्ग, वाइनबर्ग, ठीक है। हार्डी वाइनबर्ग का प्रिंसिपल कहो या सिद्धांत कहो। हार्डी वाइनबर्ग ने यहाँ पे ये बताया कि जो जीन होते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो अपरिवर्तित रहते हैं। मुख्य रूप से एक ही लाइन, जो जीन एलील्स या युग्म विकल्पी होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवर्तन नहीं होता इनके अंदर। इनकी एक ये मुख्य बात यही थी कि जो जीवों के अंदर युग्म विकल्पी होते हैं या एलील्स होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। बस ये आपकी मुख्य लाइन है, इस लाइन को आपको पकड़ना है। वैसे मैं आपको परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बड़ी दी है, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको, कि किसी भी समुदाय में प्रजनन असतत होता है। इनकी परिभाषा ऐसे स्टार्ट होती है, किसी भी समुदाय में प्रजनन असतत होता है। इस लाइन का अर्थ समझो कि किसी भी कोई भी समुदाय है उसके अंदर जो प्रजनन होता है, जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो असतत होता है। असतत का अर्थ है कंटिन्यू नहीं होता है, ठीक है, रुक रुक के होता है। असतत का अर्थ है रैंडम होता है, अचानक होता है। क्या होता है असतत का अर्थ? यहाँ पे आप रैंडम लिख सकते हो, रैंडम यानी कि अचानक होता है। और अचानक होने वाले इसे प्रजनन को आप उत्परिवर्तन भी कहते हैं, कि यदि उत्परिवर्तन नहीं होते हैं तथा ये बोलता है अचानक यदि उत्परिवर्तन नहीं होते हैं तथा, अब यहां पे शब्द आया उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का अर्थ है, मतलब यूं कहें कि अचानक आने वाले परिवर्तनों को क्या कहा गया है? उत्परिवर्तन। और ये बोलता है किसी भी समुदाय में प्रजनन असतत होता है तथा यदि उत्परिवर्तन नहीं होते हैं
तो समुदाय में सदस्यों की संख्या विशाल होती है। यदि समुदाय में सदस्यों की समुदाय के अंदर सदस्यों की संख्या विशाल होती है। सदस्य, कोई समुदाय है किसी भी जीव का और उसके अंदर सदस्यों की संख्या विशाल होने का अर्थ है वो समुदाय बड़ा होता है। ठीक है, तब इस समुदाय की जो जीन आवृत्ति होती है, जीन आवृत्ति होती है वह, तब इस समुदाय की जो जीन आवृत्ति होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थिर रहेगी। जीन आवृत्ति होती है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर रहेगी। यानी कि इन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के अंदर जो प्रजनन होता है वो रैंडम होता है, अचानक होता है, तथा यदि उत्परिवर्तन नहीं होते हैं, यानी अचानक परिवर्तन नहीं होते हैं, तथा यदि समुदाय में सदस्यों की संख्या विशाल होती है, तब इस समुदाय में जीन आवृत्ति होती है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर रहेगी। मैंने आपको पहले ही बताया, इस सिद्धांत के अंदर बस इतना सा बताया गया है कि जो जीन होते हैं, जो युग्म विकल्पी होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जो जीन होते हैं या एलील्स होते हैं वो स्थिर होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। या मैं इस सिद्धांत को आपको अथवा करके लिखवाऊं, इतनी बड़ी परिभाषा याद करो, या इसके अंदर आप एक लाइन याद कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये आपके जो परिभाषा दी हुई है इस तरह से, और इस नियम के अनुसार एक आदर्श जनसंख्या, यानी जो इस नियम के कुछ आदर्श है, कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत वो 7-8 सिद्धांत है वो भी लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार आदर्श जनसंख्या होती है, आदर्श जनसंख्या पर यह सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है। तो इसके अंदर जो आदर्श जनसंख्या के बारे में इस नियम में, इस नियम के अनुसार आदर्श जनसंख्या समुदाय में जो जनसंख्या समुदाय में जो आपके एलील्स और जीनोटाइप, आदर्श जनसंख्या के अंदर जो एलील्स और जीनोटाइप होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। वो क्या रहते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहते हैं। इसमें हार्डी विनबर्ग ये समझाना चाहते थे कि जो जीनोटाइप और आपके फिनोटाइप्स होते हैं, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित करते हैं, वो विशेष समुदाय के सदस्यों के अपरिवर्तित रहते हैं। और ये सिद्धांत कहाँ लागू होगा, इसके कुछ आदर्श थे, कुछ नियम थे, उस नियमों के आधार पर जो समुदाय चलेगा उसी समुदाय के अंदर ये नियम काम करेगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत के कुछ आदर्श है वो अपन देख लेते हैं। आदर्श को आप नियम कह सकते हो। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं किसी के आदर्शों पे चलना, मतलब उन्होंने जो राह बताई है उस राह पे चलेंगे तभी काम आएगा, वो तब उस आदर्श कहा जाता है। ठीक है, अब हार्डी विनबर्ग के कुछ आदर्श है कि कौन कौन से जो जीव है इस सिद्धांत के ऊपर आधारित रहेंगे।
तो उसमें 7-8 आदर्श बताए इन्होंने। पहला इनका आदर्श है जनन केवल लैंगिक हो, यानी लैंगिक जनन वाले समुदाय के लिए ही ये सिद्धांत कार्य करेगा। तो जनन लैंगिक हो, जनन लैंगिक हो। जनन लैंगिक हो यानी वे जीव जिनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है वो इस समुदाय के सदस्य या इस सिद्धांत पर आधारित रहेंगे। एक समय पर केवल एक ही पीढ़ी जीवित रही, एक समय पर केवल एक ही पीढ़ी जीवित रही। यानी कि एक से अधिक पीढ़ियां यदि एक समय पर जीवित रहती हैं तो यह सिद्धांत वहां पे लागू नहीं होगा। प्रजनन क्रमहीन हो, प्रजनन या जनन कह सकते हो, ये क्रमहीन हो या असतत हो। मैंने आपको लिखवाया रैंडम, अचानक। तो यही बात है कि प्रजनन क्रमहीन हो। और दोनों लिंगों की प्रजनन की संभावना बराबर रही। जैसे नर और मादा होते हैं तो उनमें दोनों लिंगों के अंदर प्रजनन की जो संभावना है वो बराबर रही। दोनों लिंगों में प्रजनन की संभावना बराबर है। एक समुदाय के जो जीव होते हैं उनमें जो प्रजनन की संभावना है वो दोनों लिंगों के अंदर बराबर रहनी चाहिए। 50% माता की भागीदारी भी होनी चाहिए, 50% पिता की भागीदारी भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का प्रवास परिवर्तन प्राकृतिक सेन से मुक्त हो। जनसंख्या का आवास प्राकृतिक चयन से मुक्त हो। जनसंख्या का आवास प्राकृतिक चयन से मुक्त हो। यहां पे प्राकृतिक चयन का अर्थ मैंने जो पीछे की क्लासों में आपको समझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति के द्वारा जो जीवन जीने की योग्य है वही जनसंख्या जीवित रह सकती है, ऐसी कोई वहां पे बाधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका है। और इसमें उत्परिवर्तन नहीं हो। इसमें क्या नहीं हो? उत्परिवर्तन। अचानक आने वाले परिवर्तन इनमें नहीं होने चाहिए। अचानक आने वाले परिवर्तन हुए तो ये हार्डी-विनवर्ग का सिद्धांत वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्डी-विनवर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर इस तरह रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, यानी इनमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब उत्परिवर्तन होगा तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये अपने आप क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। और दोनों लिंगों के अंदर जो एलील है वो बराबर होने चाहिए। दोनों लिंगों के अंदर एलील है वो क्या होने चाहिए, बराबर। एलील्स यानी कि वे जीनोटाइप जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं, तो एलील्स क्या होने चाहिए, इसके अंदर बराबर होने चाहिए। और उसके बाद में एलील्स को आप जीनोटाइप नहीं, युग्म विकल्प कह सकते हो। ठीक है, यानी युग्मक जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। जनसंख्या अति विशाल रही, और इसके अंदर जनसंख्या विशाल होनी चाहिए। जनसंख्या अति विशाल रही। ये क्या है,
हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत के कुछ आदर्श हैं, कुछ नियम हैं, ये होने जरूरी है, तभी हार्डी-विनबर्ग का जो सिद्धांत है वो काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत के आदर्श कौन कौन से। एक तो इनमें लैंगिक जनन हो, एक केवल एक समय में एक ही पीढ़ी जीवित रहे, और इनके अंदर जो प्रजनन होता है वो क्रम विहीन होना चाहिए, क्रम के अनुसार नहीं होना चाहिए, और दोनों लिंगों के अंदर प्रजनन की जो संभावना है वो बराबर होनी चाहिए, और दोनों लिंगों के अंदर जो एलील है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में एलील को युग्म विकल्पी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी। ठीक है, मैंने जीनोटाइप का जीनोटाइप बुलिट से कहा है, ठीक है, लेकिन एलील्स का दूसरा नाम क्या है? युग्म विकल्पी। और उसके बाद में जनसंख्या का आवास प्राकृतिक सेन से मुक्त हो। जनसंख्या का जो आवास है वहाँ पे प्राकृतिक सेन वाली कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, और इनमें उत्परिवर्तन नहीं हो, और जनसंख्या अति विशाल रहे। ये इस सिद्धांत के क्या है? प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत के ही आप कह सकते हो आदर्श, या सिद्धांत का ही सिद्धांत कह सकते हो। इसके अंदर ये शर्तें होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन बात करें, आगे हार्डी-विनबर्ग ने इस सिद्धांत को बहुत सरल उदाहरण लेके भी यूं कहीं समझाया है। इन्होंने बताया किसी विशाल समुदाय के अंदर जो लक्षणों की जो आवृत्तियां होती हैं, इन्होंने एलील्स यानी युग्म विकल्पी बताए। युग्म विकल्पी एक स्मॉल ए लिया और एक कैपिटल ए लिया। ठीक है, इन्होंने मेडल के जो वंशानुगति नियम है उन्हीं के आधार पर सल के बताया कि समुदाय में 3 प्रकार के सदस्य उपस्थित होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सदस्य उपस्थित होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार एक समुदाय में 3 प्रकार के सदस्य उपस्थित होंगे। इन सदस्यों की संख्या को इन्होंने मात्रात्मक रूप से प्रतिशत के रूप में बताया, और बहुत ही सरलता के साथ और सहज भाव से समझाने का प्रयास किया कि जो आपके एलील्स होते हैं वो किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। एलील्स या युग्म विकल्पी कह सकते हैं। एक तो इन्होंने लिया कैपिटल ए और एक इन्होंने लिया स्मॉल ए। ठीक है, इन दोनों के अंदर जनन करवा के इन्होंने जो सदस्यों की संख्या बताई वो 3 प्रकार की बताई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक समुदाय के अंदर 3 प्रकार के सदस्य उपस्थित हो सकते हैं। एक तो दोनों जिसमें एलील्स कैपिटल हो, ए हो। ठीक है, एक ऐसे सदस्य जिनके अंदर एक एलील्स कैपिटल हो, ए, और एक स्मॉल ए, और तीसरा प्रकार तीनों स्मॉल ए प्रकार के एलील्स उपस्थित हो। अब इनकी संख्या इन्होंने प्रतिशत के रूप में भी बताई कि ये है आपके 37% होंगी। कितने प्रतिशत? 37। और इनकी संख्या 48% बताई, और स्मॉल ए की संख्या बताई 16%। कितने प्रतिशत? 16%। इस तरह से इन्होंने तीनों को क्या किया? डिवाइड किया। अब यहां पे एक बात आपको देखने को मिल रही है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों जो एलील्स है उनकी संख्या सर्वाधिक मात्रा में। उनकी संख्या क्या है? सर्वाधिक मात्रा में है, क्योंकि इनके मध्य संकरण हुआ है और ये लक्षणों को लेके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हुए। और जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए जो एलील्स है वो 37% है, और सबसे कम है जो स्मॉल ए वाले एलील्स है, ये सबसे कम संख्या के अंदर। ये इन्होंने 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए, और इन 3 प्रकारों के आधार पर इन्होंने बताया कोई भी समुदाय है तो इस तरह से 3 प्रकार के इनके अंदर होंगे। मेडल का सिद्धांत आप याद करो तो मेडल ने भी ऐसे आपको बताए कि कुछ पौधे होते हैं वो शुद्ध लंबे होते हैं, कुछ शुद्ध बोने होते हैं। ठीक है, आपको बताया कि लंबे पौधे, बोने पौधे और शुद्ध लंबे और लंबे और बोनों का संकरण, इस तरह से बताएं। तो ये तो आपके सबसे कह सकते हो शुद्ध है। यहां पे मिश्रण है, यहां बोने,
ठीक है, तो इस तरह की बात। अब यहाँ 48% है तो 24% ए और 24% ए, इस तरह से यहाँ पे डिवाइड होंगे। आगे इनके बारे में भी बताया गया कि समुदाय के अंदर जो ए वाले सदस्य हैं वो 37% भाग बन जाते हैं, ठीक है, और इनके जो उत्पादित युग्मक होते हैं वो भी 37% ही भाग बनेंगे। इस प्रकार सभी युग्मक केवल ए जीन से युक्त होंगे। इनमें जो सभी जीन होंगे वो किस प्रकार से युक्त होंगे? ए प्रकार से युक्त होंगे। किसमें? 37% वाले के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में जो ए प्रकार के हैं वो सभी 16% हैं, उनके अंदर स्मॉल ए प्रकार के युग्मक ही होंगे। और जो 48% वाला है इसमें 24% ये एलील्स होंगे और 24% ये होंगे, ठीक है। इन दोनों के अंदर 37% ए मतलब 37% दोनों ए हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। इसमें 16% ए है तो 16% दोनों ए, कोई समस्या नहीं। स्मॉल ए हो गया, कैपिटल हो गया। लेकिन जो 20 का भाग है ये 48%, 24 इधर और 24 इधर का होगा। इस तरह से जो आपके उत्पादित युग्मक होंगे वो किस तरह से होंगे वो देख लो। इसमें फिर इन्होंने बताया जनक। ये एक जनक बता दिया, इधर आपके युग्मक बता दिए, जनक और युग्मक। अब जनक और युग्मक के अंदर इन्होंने ऐसा सांख्यिक बताया, जैसे ये जो 26% है ये आपके ए जनक है। कौन से जनक है? ए जनक है। और इनके जो युग्मक हैं वो 37% है, ठीक है। फिर इन्होंने इसके अंदर 48% ए वाला बताया, तो 48% ए का बताया, तो यहां पे 24% ये ए हो गया, ठीक है। 24% ये हो गया और 24% अगला युग्मक। यहां पे फिर इन्होंने बताया जनक, जनक और युग्मक के रूप में फिर इन्होंने डिवाइड किया। और यहां पे इन्होंने बताया 16% ए, 16% ए, और 16% ए के अंदर जो युग्मक होगा तो यहां पे कौन होगा? 16% ए ही होंगे। 16% क्या होंगे? ए ही होंगे। और इधर वही जनक आपके 24% ए, क्या होगा? 24%, 48% ए और ए, और इसमें 24% युग्मक कौन से होंगे? स्मॉल ए। 24% युग्मक कौन से होंगे? ये स्मॉल ए वालों के लिए है। कौन सा? ये वाला भाग किसके लिए है? स्मॉल ए वालों के लिए। और ये वाला भाग किसके लिए है? कैपिटल ए वालों के लिए। कि कैपिटल ए की कितनी भागीदारी रहती है और स्मॉल ए से की कितनी भागीदारी रहती है, ये समझाने के लिए ये पूरा चार्ट इन्होंने दिया। अब यहाँ पे बात की जाए तो आपके यहाँ पे कैपिटल ए की बात है तो ये 24% ये कैपिटल ए रहेगा, ठीक है। स्मॉल ए वाला 24% ये इस तरफ आ गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो कैपिटल ए कितना हो जाएगा? 0 और से 60% कैपिटल है, ठीक है। अब यहाँ पे 40% स्मॉल है, ये इनकी भागीदारी, ठीक है। 60% कैपिटल है और 40% स्मॉल ए। स्मॉल ए की प्रतिशत कम होने के कारण इनका प्रतिशत कम रहता है, और इधर प्रतिशत ज्यादा होने के कारण इनके प्रतिशत ज्यादा रहते हैं। अब आगे आपके एक और मैं चार्ट समझाऊंगा जिसके अंदर निशेषण की प्रक्रिया होगी। क्या होगी? निशेषण की प्रक्रिया होगी, तब आपको समझ में आएगी। इसमें प्रतिशत वाला है थोड़ा, आप 2-3 बार क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा। जहां पे आपको हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत पूछा जाता है तो जनक और युग्मक करके, ये कैपिटल एलील से और ये कौन से एलील से? स्मॉल एलील से। कैपिटल एलील्स की जो भागीदारी होती है वो 60% रहती है और स्मॉल एलील्स की जो भागीदारी होती है वो 40% रहती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कैमरे के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है आपकी कोई बात समझ में नहीं आए, तो पर्सनली आप कमेंट करके या कॉलेज आओ तब मिलकर पूछ सकते हो इसके अंदर सर कैसे होगा, ठीक है। तो मैं मेरी भाषा के अंदर समझा रहा हूं, कैमरा सामने, कैमरे को समझा रहा हूं।
मैं समझ नहीं सकता कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो आपको बात ध्यान में रखनी है कि मैं यहाँ पे कैपिटल एलील्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ये 26% था, फिर 48% वाला करवाया, यहाँ पे 37% और 26% ए, कुल मिला के कैपिटल ए कितने प्रतिशत बना आपके 60%। फिर इधर स्मॉल ए को निकाला और स्मॉल ए कितने प्रतिशत है 40%, कुल मिला के कितने प्रतिशत है 100%, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर ये जो है लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत परस्पर निषेचन करके यहाँ पे 4 प्रकार की संभावनाएं संभावित होगी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, कि शुक्राणु और अंडाणु को किस तरह से संलीत किया जाता है, मिलाया जाता है, और किस तरह की जो संभावनाएं बनती हैं वो अपन देखेंगे। तो निषेचन से 4 संभावनाएं बनती हैं। निषेचन से कितनी संभावनाएं बनती है? 4 संभावनाएं संतान उत्पन्न होने की बनती है। वो कैसी है? जैसे अपन शुक्राणु कैपिटल ए है और अंडाणु भी कैपिटल ए है, तो इन दोनों का संलयन करवाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपके लिख लेता हूं कि कैपिटल शुक्राणु कैपिटल ए तथा अंडाणु कैपिटल ए से संलयन। जब शुक्राणु भी कैपिटल ए हो तथा अंडाणु भी कैपिटल ए हो और इन दोनों का जब संलयन करवाया जाता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो कैपिटल ए है वो 60% है। कितने प्रतिशत है? 60% है। तो इन दोनों को जब करवाएंगे कि 60 गुणा 60, 60 गुणा 60, तो आपके 37% यहाँ पे कैपिटल एलील्स बनेंगे। कितने प्रतिशत बनेंगे? 37% कैपिटल एलील्स बनेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी। 6 गुणा से 37 और प्रतिशत 100 का मतलब प्रतिशत 100 पर 1, प्रत्येक 100 में से जो 37 एलील्स है 36 एलील्स है वो कैपिटल होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर ये तो आपकी कौन सी हो गई? मैंने कहा 4 संभावनाएं बनती है, फर्स्ट संभावना हो गई। फिर सेकंड संभावना के अंदर शुक्राणु को तो कैपिटल रखेंगे लेकिन अंडाणु को क्या करेंगे? स्मॉल कर देंगे। तो यहाँ पे शुक्राणु आपका कैसा रहेगा? कैपिटल, तथा अंडाणु स्मॉल एलील्स से संलयन द्वारा। अब यहां पे आपके शुक्राणु हो गया कैपिटल प्लस अंडाणु हो गया स्मॉल। इन दोनों के अंदर मैंने क्या करवाया? संलयन करवाया या निषेचन करवाया? निषेचन के द्वारा। अब आप बात देखोगे जहां कैपिटल ए आता है वहां पे आपको 60 लिखना है, यानी 60%, ठीक है। फिर आपकी स्मॉल एलील्स की बात की जाए तो स्मॉल एलील्स मैंने आपको बताया 40%। कितने प्रतिशत? 40%। तो यहाँ पे आपके 60 गुणा 40। यहाँ इन दोनों युग्मकों का जब संलयन करवाया जाता है तो ये 120% बनेंगे। कितने प्रतिशत? 120%। इसमें एक कैपिटल एलील्स होगा और एक स्मॉल एलील्स होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जब यहाँ पे संलयन करवाया 60 गुणा 40 तो कितने प्रतिशत बनेंगे आपके? 120%। फिर आगे तीसरी आपकी जो शर्त है, इसमें इस बार आप शुक्राणु का जो एलील्स है वो भी स्मॉल रखोगे तथा जो आपके अंडाणु का एलील्स है वो भी आप स्मॉल ए रखोगे, इनके संलयन से, ठीक है, इनके संलयन से। अब यहां पे मैंने शुक्राणु रखा स्मॉल एलील्स प्लस अंडाणु भी रखा स्मॉल एलील्स। अब इन दोनों के मध्य जब क्रिया करवाई गई तो यहां पे मैंने 60 लिखा क्योंकि ये कौन सा था? कैपिटल एलील्स था, और 40 लिखा मतलब स्मॉल एलील्स था। तो दोनों स्मॉल है तो स्मॉल गुणा स्मॉल। यहां पे आपके कितने प्रतिशत होंगे? 16%, और 16% स्मॉल एलील्स। यहां आपको बताया कि सदस्य हैं वो 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार के, लेकिन अभी तक अपन के पास 2 प्रकार के हुए, एक तो ये, एक ही। अब चौथी जो संभावना है, चौथी संभावना के अंदर शुक्राणु आप स्मॉल ए लिख लो, शुक्राणु स्मॉल एलील्स, तथा अंडाणु जो है वो कैपिटल एलील्स ले लो। तो इन दोनों के मध्य जब आप संलयन करवाओगे कि शुक्राणु तो आपका स्मॉल एलील्स है, ठीक है, प्लस अंडाणु आपका कैपिटल एलील्स है, इन दोनों का संलयन करवाओगे। संलयन में फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 40 ×
60, और ये आपके कितने प्रतिशत हो जाएगा 120%, और 120% क्या होगा कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब यहां पे जो आपके सदस्य बने हैं वो 3 प्रकार के बने हैं। कितने प्रकार के बने हैं 3 प्रकार के बने हैं। 3 कौन कौन से, एक तो कैपिटल एलिल्स जो आपके कितने प्रतिशत है 36 यानी कि 37% है। शुरुआत में मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 प्रकार के सदस्यों की बात हुई, लेकिन यहाँ शर्तें 4 है। शर्तें कितनी है 4 है, लेकिन सदस्य यहाँ पे 3 प्रकार के ही बनेंगे। कैसे, ये तो आपके कैपिटल एलिल्स की बात हो गई। अब उसके बाद में मैं करता हूं सीधी स्मॉल एलिल्स की बात। किसकी, स्मॉल एलिल। जो स्मॉल एलिल है वो आपके हैं 16%। कितने प्रतिशत 16%, ठीक है। फिर एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल एलिल्स, और ये आपके 24% यानी कि कितने प्रतिशत है 48%। कितने प्रतिशत है 48%। तो एक जनसंख्या के अंदर, एक जनसंख्या के समुदाय के अंदर 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं 3 प्रकार के। एक तो आपके कैपिटल एलिल्स और ये आपके है 36%, ठीक है। फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, ये 24 दो बार, 24 दो बार। हो सकता है शुक्राणु कैपिटल हो सकता है अंडाणु कैपिटल हो, ठीक है। तो इन दोनों की जो संभावना है वो 24 कितने प्रतिशत हो गई 48%। और आपके दोनों स्मॉल एलिल्स कितने प्रतिशत है 16%, और कुल मिला के समुदाय की संख्या कितनी होगी 100%। तो ये था आपका हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत, और ये सिद्धांत सिंपल भी है और टफ भी, जैसा आप समझो। इसके अंदर पूरी गणित है, ठीक है। गणित आपको समझ में आ गई तो बाकी कुछ नहीं। और एक ये हार्डी-विनबर्ग के सिद्धांत की जो परिभाषा याद कर लेना 100% श्योर है। आप पेपर दोगे तो फर्स्ट पेपर के अंदर जूलॉजी के अंदर हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत पूछेगा, भले 2.5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछो और भले 7.5 वाले में पूछो, ये तो पक्का आएगा, कन्फर्म है, सब गया आज ही समझ लो। तो इस सिद्धांत को आप बढ़िया तरीके से बढ़िया ढंग से तैयार करके जाना, ताकि अपन को वहां पे 7.5 नंबर वाले में लिखना पड़े तो भी कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आप इस सिद्धांत की जो परिभाषा है वो याद करोगे, और परिभाषा याद करने के बाद में इस सिद्धांत के कुछ आदर्श है 7-8 आदर्शों को याद करोगे, और आदर्शों को याद करने के बाद में आगे तो कुछ है ही नहीं, ओनली मैथमेटिक्स। आपको याद रखना है कि किसी भी समुदाय के जो सदस्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में फिर आगे की बात करूं मैं तो इसमें 4 संभावनाएं बनती। कितनी संभावनाएं बनती है 4 संभावनाएं बनती, और इन 4 संभावनाओं से केवल 3 प्रकार के सदस्य ही बनते हैं। वो सबसे लास्ट में मैंने आपको दोबारा समझा दिया, और इस तरह से एक प्रजाति के अंदर हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत किस तरह से कार्य करता है वो आपको आज समझाया। फिर देखेंगे अपन आगे की जो क्लास में है अगले टॉपिक के साथ में फिर आ जाओ, ठीक है। धन्यवाद।